वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को यहाँ पर समझेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि लेवल्स ऑफ लर्निंग या डोमेन्स ऑफ लर्निंग। जब आपसे डोमेन्स ऑफ लर्निंग पूछेंगे, लेवल्स ऑफ लर्निंग पूछेंगे या ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पूछेंगे तो आपका आंसर एक ही रहेगा। इसमें 3 तरह से ब्लूम्स ने इसको कैटेगराइज किया है, उसी चीज़ पर आज यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेंजामिन ब्लूम ने ये कैटेगराइजेशन किया था 1956 में। तो यहाँ पर इन्होंने 3 तरह से कैटेगराइज किया है लेवल्स या डोमेन्स ऑफ लर्निंग को, जिसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बेंजामिन ब्लूम ने इसे कैटेगराइज किया है तो इसलिए इसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी कह देते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट जो कैटेगराइजेशन है वो कॉग्निटिव डोमेन का है। कॉग्निटिव डोमेन का सेंस ये हो जाता है हमारे मस्तिष्क से। तो यहाँ पर माइंड जो है मेनली काम करेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा। देन अफेक्टिव डोमेन जो है वो फीलिंग्स या इमोशंस से रिलेटेड होता है यहाँ पर, तो इसमें इमोशंस कवर किए जाएंगे। देन नेक्स्ट जो आ जाता है साइकोमोटर डोमेन, लास्ट कैटेगराइजेशन किया गया है। साइकोमोटर डोमेन का मतलब है फिजिकल एक्टिविटीज, इसमें हैंड आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए कि कॉग्निटिव डोमेन में माइंड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, अफेक्टिव डोमेन में फीलिंग्स इमोशंस वाली चीज़ें आएंगी यहाँ पर। देन साइकोमोटर डोमेन जो है इसमें हैंड यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ इसमें कवर की जाएंगी। तो इस तरह से 3 तरह से कैटेगराइजेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है फर्स्ट कैटेगराइजेशन यहाँ पर आ जाता है कॉग्निटिव डोमेन का। कॉग्निटिव डोमेन जो है एंडरसन क्रैथवॉल के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, क्रैथवॉल के द्वारा। इसमें 6 तरह से कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम समझेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट जो कैटेगरी हो जाती है इसमें वो 1956 में दिया गया है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन की कैटेगरी होती है, जिसमें सबसे पहले नॉलेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, एप्लीकेशन आता है, एनालिसिस आता है, सिंथेसिस आता है एंड 6 वन इज इवैल्यूएशन। तो ये बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 तरह की कैटेगरीज बताई थी, जिसमें सबसे पहले नॉलेज से स्टार्ट करके इवैल्यूएशन तक इन्होंने रखा था। और उसके बाद जो है इन्होंने इनके द्वारा ये जो बेंजामिन ब्लूम की टेक्सोनॉमी है इसको जो है फर्दर रिवाइज किया गया था 2001 में। जब इसे रिवाइज किया गया तो इसमें जो नॉलेज था उसको जो है कनेक्ट किया गया रिमेंबरिंग से। देन जो कॉम्प्रिहेंशन था उसको अंडरस्टैंडिंग से कनेक्ट किया गया। देन जो एप्लीकेशन था उसको अप्लाइंग से कनेक्ट किया गया। इसके बाद 4th नंबर पे जो इसमें एनालिसिस था उसको कनेक्ट किया गया एनालाइजिंग से। 5th नंबर पर इसमें जो सिंथेसिस था उसको इवैल्यूएशन से कनेक्ट किया गया। 6th नंबर पे जो इवैल्यूएशन था उसको क्रिएटिंग से कनेक्ट किया गया। तो ये रिवाइज्ड फॉर्म हो जाता है यहाँ पर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का, जो कि 2001 में रिवाइज किया गया था एंडरसन एंड क्रैथवॉल के द्वारा। और ये जो सबसे पहले बेंजामिन ब्लूम ने दिया था वो 1956 में दिया था यहाँ पर, नॉलेज से लेकर एप्लीकेशन तक। ये जो नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन का पार्ट है इसी पर बेस्ड जो है बीएड थर्ड साल में लेसन प्लानिंग होती है। तो ये पहले जो बेंजामिन ब्लूम के द्वारा टेक्सोनॉमी दी गई थी उसी पे बेस्ड है। लेकिन आज के टाइम पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो रिवाइज्ड फॉर्म से आते हैं, जिसमें आपसे जैसे पूछ लिया जाएगा कि लास्ट में जो इवैल्यूएशन है उसको किससे जो है रिप्लेस किया गया, तो ये क्रिएटिंग से किया गया है। इस तरह से यहाँ पर कुछ असेसमेंट के टूल्स भी होते हैं कॉग्निटिव डोमेन में, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जा सकता है और सब्जेक्टिव जो है टेस्ट लिया जाता है, जिसमें ऐसे टेस्ट आ जाते हैं जब चीज़ हमारे कॉग्निशन को किसी तरह से रिकग्नाइज करेंगे, उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे या सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। तो इस तरह से कॉग्निटिव डोमेन को असेसमेंट करने के लिए 2 तरह के टूल का यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। फर्दर इसी चीज़ को यहाँ पर ब्रीफली समझेंगे। तो लेवल्स और डोमेन्स ऑफ लर्निंग में हम देखेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होता है और इसमें मॉडिफाई किया जाता है लर्नर के बिहेवियर को। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि लर्निंग जो है एक तरह से कंटिन्यूस फॉर्म में चलने वाली प्रक्रिया होती है। लर्निंग हर एक जगह पे होती रहती है। अगर बच्चा बैठा भी है तो वो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, वहाँ से कोई ना कोई चीज़ सीख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर फिजिकल स्किल्स का भी डेवलपमेंट होता है, मेंटल स्किल्स का भी डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर बच्चे के एटीट्यूड का, उसके स्किल्स का डेवलपमेंट होता रहता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ भी जो परफॉर्म करता है बच्चे, उसमें भी वो कुछ ना कुछ सीखता जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो डोमेन्स का कैटेगराइजेशन किया गया वो कॉग्निटिव डोमेन यानी कि नॉलेज के फॉर्म में, साइकोमोटर डोमेन स्किल्स के फॉर्म में और अफेक्टिव डोमेन एटीट्यूड्स या इमोशंस के फॉर्म में किया गया। इसको सबसे पहले कैटेगराइज किया था, जैसा कि अभी बताया गया, लर्निंग डोमेन्स को कैटेगराइज किया बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में। फर्स्ट कैटेगराइजेशन इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन का किया, जैसा कि बताया गया। कॉग्निटिव का मतलब ही हो जाता है टू नो। कॉग्निशन वर्ड
से ये लिया गया है। टू नो यानी कि किसी चीज़ को जानना, यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है। तो इन एजुकेशनल प्रोसेस, अगर हम एजुकेशनल प्रोसेसेस में बात करें तो लर्निंग मीन्स फोकसेस अपॉन द कॉग्निटिव डोमेन। लर्निंग का जो पूरा फोकस होता है वो हमारे कॉग्निशन पर होता है, कॉग्निटिव डोमेन पर ही होता है। और यहाँ पर जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो एसोसिएट करती है मेंटल ऑपरेशन से, यानी कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो उसके बाद हमारी मेंटल ऑपरेशंस जो है स्टार्ट होते हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है, देन एक इंसान अपने परसेप्शन से जो है इंफॉर्मेशन को गेन करता है। तो इस तरह से यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बताया गया। नेक्स्ट यहाँ पर कॉग्निशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी वर्बल हेयरिंग होती है वो इंक्लूड की जाती है। हेयरिंग और लिसनिंग इसमें इंक्लूड होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। देन यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया गया कॉग्निटिव डोमेन का, जिसमें फर्स्ट नॉलेज आ जाता है। स्टेज 6 तरह के स्टेजेस यहाँ पर बताई गई। फर्स्ट स्टेज इसमें नॉलेज की होती है। नॉलेज का मतलब हो जाता है कि ये जो है डेटा या फैक्ट के फॉर्म में होता है, जिसे हमें मेमोराइज करना पड़ता है लर्निंग के लिए। इसमें एक तरह से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हायर थिंकिंग के लिए बेनिफिशियल रहती है। यहाँ पर किसी भी बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को जब कोई एक नॉलेज दी जाती है तो वो उससे जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करता है। इसके लिए उसे जो है थिंकिंग पावर यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम बढ़ावा देते हैं। देन नेक्स्ट जो इसमें कैटेगराइजेशन है सेकेंड नंबर पर, वो कॉम्प्रिहेंशन का हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो जाता है जब हम नॉलेज दे चुके हैं बच्चे को तो अब उस नॉलेज को वो कॉम्प्रिहेंड करता है। इसके लिए उसे अपने मेंटल प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर बच्चा अपने माइंड का यूज़ करता है, उन फैक्ट्स को समझता है, उस नॉलेज को समझता है, उसके प्रिंसिपल्स को, कॉन्सेप्ट को समझता है। देन उस इन्फॉर्मेशन को वो जर्नलाइज करता है। जर्नलाइज करने का सेंस ये हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन बच्चे को दी गई है वो उसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जब ये कनेक्ट करेगा तो इसे ही कॉम्प्रिहेंशन करना कहते हैं, कॉम्प्रिहेंड करना कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मीनिंगफुल प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन का वो एक किया जाता है। और इस तरह से बच्चा ये देख पाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज दे रहे हैं तो बच्चा यहाँ पर कनेक्ट कर पाएगा कि जो मैथ्स की नॉलेज है वो हमें जो है मार्केट में काम आएगी, कैलकुलेशन के तौर पर काम आएगी। जो साइंस की नॉलेज है उससे हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जान सकते हैं, अपनी हाइजीन के बारे में जान सकते हैं। जो भी पॉलिटिकल नॉलेज है उसे हम देश दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चा कॉम्प्रिहेंड कर पाता है अपनी नॉलेज को। कॉम्प्रिहेंशन को 3 तरह से फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन का मतलब हो जाता है यहाँ पर अपने वर्ड्स में बच्चा जो है कन्वर्ट करता है उस नॉलेज को। इंटरप्रिटेशन में, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर बच्चा इंटर रिलेशन जो है स्टैब्लिश करता है उन सारी इन्फॉर्मेशन को उनके कंपोनेंट के बीच में। देन एक्स्ट्रापोलेशन हो जाता है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर प्रेडिक्शन होता है, एक कंक्लूजन पे बच्चा आता है उस इन्फॉर्मेशन को लेकर। नेक्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन के बाद में कैटेगरी है यहाँ पर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, वो एप्लीकेशन की हो जाती है। एप्लीकेशन का मतलब हो जाता है कि अब बच्चे को नॉलेज दे दी गई, वो उस चीज़ को समझ चुका है, कॉम्प्रिहेंशन कर चुका है उस नॉलेज का। देन एक सिचुएशन आएगी जिसमें वो उस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करेगा नई सिचुएशन में, और इसी प्रोसेस को पूरा एप्लीकेशन कहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो भी बच्चे ने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था उस इन्फॉर्मेशन के लिए, जो भी कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज को समझा है, अब उसे वो एक कॉन्क्रीट सिचुएशन में अप्लाई करेगा, एक नई सिचुएशन में अप्लाई करके देखेगा। देन उसके बाद जो है अपनी मेंटल प्रोसेस को और आगे बढ़ाएगा। तो जब और आगे बढ़ाना होता है तो नेक्स्ट कैटेगरी आएगी यहाँ पर एनालिसिस की। अब बच्चे ने नॉलेज को समझा था, नॉलेज लिया, कॉम्प्रिहेंशन किया, नई सिचुएशन में अप्लाई किया। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो एनालिसिस की है। एप्लीकेशन करने के बाद में अब वो सोचेगा भी, तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है कि जिस जिस सिचुएशन में उसने उस इन्फॉर्मेशन को लगाया है वो क्या एलिमेंट्स दे रही है, वहाँ पर क्या रिलेशनशिप है उन सारे पार्ट्स के बीच में। तो इस तरह से पूरी तरह से वो एनालिसिस करता है उस सिचुएशन का। और वहाँ पर एनालिसिस का मतलब हो जाता है कि अब बच्चा जो है अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहा है। देन नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो सिंथेसिस की हो जाती है। सिंथेसिस का मतलब हो जाता है इसमें अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होता है वेरियस तरह के इन्फॉर्मेशन का, पार्ट्स का, स्ट्रक्चर का। यहाँ पर तो यहाँ पर जब बच्चे ने एनालिसिस कर लिया है कई सारे पार्ट से, यहाँ पर एक कंक्लूजन से आया है, तो इस कंक्लूजन से अब वो अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो इसे सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस का मतलब हो जाता है कि जब एक इन्फॉर्मेशन से हम अलग अलग क्राइटेरियाज देखते हैं कि ये कहाँ पर यूज़ हो पाएगी इन्फॉर्मेशन, मतलब उस नई नॉलेज का हम यहाँ पर एप्लीकेशन देखेंगे कि किस किस फील्ड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर कैटेगरी हो जाती है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन का मतलब हो जाता है कि अब हमने जो एनालिसिस और सिंथेसिस किया है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, कंपैरिजन करते हैं हम यहाँ पर एक अपने
नॉलेज का और उसके बाद उस स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पर जो है इवैल्यूएट किया जाता है पूरे प्रोसेस को, देन कंक्लूजन निकाला जाता है कि उसमें कमी क्या कहाँ पर रह गई। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस होता रहता है कॉग्निटिव लेवल का। कॉग्निटिव डोमेन का ये पूरा प्रोसीजर था जिसमें 6 तरह की कैटेगरीज हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डोमेन समझेंगे। नेक्स्ट डोमेन यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन आ जाता है सेकंड नंबर पर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में। तो ये जो अफेक्टिव डोमेन है इसको हम यूज़ करते हैं अवेयरनेस के लिए या अपने जो है एटीट्यूड की ग्रोथ के लिए। यहाँ पर इमोशंस में ग्रोथ होती है, फीलिंग्स में ग्रोथ होती है और एटीट्यूड में ग्रोथ होती है और इनके बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। तो अफेक्टिव डोमेन जो है वो हमारी फीलिंग्स इमोशन से कनेक्टेड होता है। इसकी 5 कैटेगरीज बताई हैं क्रैथहोल ने। इसमें फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है रिसीविंग। कोई इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्डिंग, उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। वैल्यूइंग, उसको वैल्यू देते हैं। देन ऑर्गेनाइज करते हैं। देन कैरेक्टराइज करते हैं। तो इस तरह से ये 5 कैटेगरीज यहाँ पर क्रैथहोल ने बताई हैं अफेक्टिव डोमेन में, जिसमें पहला है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। अफेक्टिव डोमेन के अगर हम असेसमेंट टूल की बात करते हैं यहाँ पर, तो उसके असेसमेंट के लिए यहाँ पर टूल्स कुछ बताए गए हैं। अफेक्टिव डोमेन हमारी फीलिंग्स, इमोशंस और एटीट्यूड से रिलेटेड होता है। तो इसमें हम सेल्फ रिपोर्ट करके इसका असेसमेंट कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को जैसे हम ही बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर अगर हम किसी सिचुएशन को लेकर, किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर स्टार्ट हैं, तो ये हमें बखूबी पता होगा। तो इसलिए यहाँ पर सेल्फ रिपोर्ट एक असेसमेंट का टूल हो जाता है। रेटिंग स्केल भी इसका टूल हो जाएगा। एक अगर पर्सन का हम अफेक्टिव डोमेन में असेसमेंट कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस और एटीट्यूड को देखना चाह रहे हैं, तो उससे रेटिंग करा सकते हैं। ये जैसे रेटिंग स्केल होगा, यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, जिसमें आप जैसे फीलिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं तो एवरेज फीलिंग रख सकते हैं यहाँ पर। देन बिलो एवरेज रख सकते हैं और गुड फील। तो इस तरह से यहाँ पर जो इंडिविजुअल होगा वो कैटेगराइज कर देगा कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का मतलब हो जाता है कि ये जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्या है और वो अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं या नहीं, उसके बारे में जाना जाता है कि जो वर्ड जिस तरह से बोला जा रहा है एक इंडिविजुअल उसी तरह से उससे कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं। थर्स्टन स्केल भी इसका एक असेसमेंट का टूल हो जाता है। लिकर्ट स्केल भी इसका एक असेसमेंट का टूल है। देन चेकलिस्ट मेथड से भी असेसमेंट इसमें किया जा सकता है। चेकलिस्ट मेथड का सेंस ये हो जाता है, यहाँ पर बॉक्सेस बने होते हैं, क्वेश्चंस के सामने आपको टिक कर देना होता है। जो भी आपका सही आंसर होगा उसमें आप टिक कर देंगे यस या नो में। तो इस तरह से यहाँ पर असेसमेंट के टूल हो गए अफेक्टिव डोमेन के लिए। देन यहाँ पर ब्रीफली देख लेते हैं कि अफेक्टिव डोमेन जो है वो एक पर्सन की जो है फीलिंग्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इन सारे सब्जेक्ट्स को दिखाता है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। अफेक्टिव डोमेन के थ्रू यहाँ पर चेंजेस किए जाते हैं इंटरेस्ट में, एटीट्यूड में, वैल्यू में और फीलिंग्स में। तो इस तरह से ये सोसाइटी में बेनिफिशियल होता है एक चेंजेस के लिए। यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन के थ्रू यहाँ पर हम इन सारी फीलिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेनली ऑर्गेनाइज किया गया है अफेक्टिव डोमेन को 5 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी इसमें आ जाती है रिसीविंग की। रिसीविंग का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर इतनी सेंसिटिविटी रहती है कि बच्चा किसी इन्फॉर्मेशन को देखता है, किसी एक गोल को देखता है, स्टिमुली को देखता है, उसके बाद अपने जो है विलिंगनेस को जो है वो रिसीव करता है कि इस इन्फॉर्मेशन को मुझे जानना है। जैसे आपने एक पैटर्न देखा है, यहाँ पर किसी चीज़ को देखा है, यहाँ पर कोई फिनोमिना आपने देखा है, तो उसके बारे में जानने की इच्छा होने लगती है आपको। तो आप ये अवेयरनेस आप में हो जाती है कि इसके बारे में मुझे जानना है, आप उस चीज़ पर अटेंशन देने लगते हैं। देन सेकंड सिचुएशन इसमें आती है रिस्पॉन्डिंग की। रिस्पॉन्डिंग का मतलब हो जाता है कि ये जो लेवल है वो बियॉन्ड चली जाती है रिसीविंग लेवल के, एक स्टेप हम फर्दर इसमें चले जा चुके होते हैं। तो इसमें जो अटेंशन है स्टिमुलस के या ऑब्जेक्ट के लिए, वो रिस्पॉन्ड में आ जाती है। आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब हो जाता है कि अब आपने जो ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस देखा था उसमें आप अपनी प्रेफरेंस बताने लगते हैं, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करने लगते हैं, यहाँ पर रिवील करने लगते हैं अपने परसेप्शन को। देन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है नेक्स्ट। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाता है फर्स्ट सिचुएशन वेयर मोर देन वन वैल्यू इज रिलेवेंट। आपने जिस ऑब्जेक्ट को या स्टिमुलस को देखा है उसके बारे में कई सारे आपके परसेप्शन हैं जो करेक्ट हैं। द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज द वैल्यू इनटू अ सिस्टम। देन यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है उन सारे वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइज करता है एक सिस्टमैटिक फॉर्म में एंड ऑल्सो डिटरमाइन द इंटर रिलेशनशिप अमंग देम। और यहाँ पर इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है उन सारे वैल्यूज़ के बीच में। देन कैरेक्टराइजेशन आ जाता है नेक्स्ट। यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कि आफ्टर द वैल्यूज हैव बीन ऑर्गेनाइज, यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दी गई हर वैल्यू, तो इंडिविजुअल का जो माइंड है वो कंट्रोल करता है अपने बिहेवियर के सम एस्पेक्ट को। देन उसके बाद ये जो स्टेज होती है वो
internalization of the degree of internalization depends upon the consistency of the internal organization of the student. देन यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन का मतलब हो जाता है कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया है उसके बारे में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिस पर बच्चा कंट्रोल करना लगता है कि नहीं ये ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह से ये जो परसेप्शन होता है वो यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन में आता है। अफेक्टिव डोमेन का एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए आप, जैसे कि यहाँ पर जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो बच्चे जो है ज़िद करते हैं एक खिलौने के लिए अपने मम्मी-पापा से कि मुझे ये खिलौना चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर वो घूमने गए, किसी खिलौने के लिए ज़िद कर रहे हैं, यानी कि एक रिसीविंग का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर कि बच्चे ने किसी स्टिमुलस को देखा, ऑब्जेक्ट को देखा, उसको वो पाना चाहता है। तो ये स्टिमुलस जो है वो रिसीविंग में आ गया। रिस्पॉन्ड का मतलब है कि अब बच्चा ज़िद कर रहा है, अपने मम्मी-पापा से कह रहा है कि मुझे ये दिला दीजिए, तो यहाँ पर उसने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। वैल्यूइंग का मतलब हो जाता है कि बच्चे अपने प्रेफ़रेंस को रख रहे हैं, उस जो है कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं कि इसको आप दिला देंगे तो मैं ऐसे इसको खेलूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेफ़रेंस जो है बताने लगे तो वैल्यूइंग में आ जाएगा। ऑर्गनाइज़ेशन का मतलब हो जाता है कि बच्चा यहाँ पर इंटरकनेक्ट करेगा हर एक चीज़ को कि मम्मा मैं ये खेलूँगा, ऐसे खेलूँगा, मैं किसी चीज़ को नहीं माँगता हूँ। तो इस तरह से बच्चे कई सारे जो है अपने परसेप्शन देने लगते हैं। फिर उसके बाद मम्मी-पापा उन्हें जब समझाते हैं कैरेक्टराइज़ेशन के थ्रू कि बच्चे ये आपके लिए सेफ़ नहीं है, ये आपको हार्म कर सकता है। इस तरह से जो है यहाँ पर जो उनका समझाना है वो कैरेक्टराइज़ेशन में आ जाता है। तब बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाती है, वो सोचता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कैटेगराइज़ कर देता है, फिर इस चीज़ को जनरलाइज़ कर देता है। देन नेक्स्ट जो यहाँ पर डोमेन आता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, वो थर्ड नंबर पर आ जाता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो है एक्शंस पर बेस्ड होता है, हैंड्स से याद रखने को बताया है इसमें मैंने आपको। इसको 5 तरह से कैटेगराइज़ किया गया है आर.एच. देव के अनुसार। इसमें उन्होंने सबसे पहले इमिटेशन दिया है, मैनिपुलेशन, देन प्रिसिजन, उसके बाद फोर्थ है यहाँ पर आर्टिकुलेशन, फिफ्थ है नेचुरलाइजेशन। साइकोमोटर डोमेन में जो असेसमेंट के टूल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं उन एक्टिविटीज़ को, चेकलिस्ट के थ्रू जो है असेस कर सकते हैं, रेटिंग स्केल के थ्रू असेस कर सकते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के थ्रू जो है कर सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि जो बच्चे की डायरी मेंटेन की जाती है, जो उसके स्कूल रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन किए जाते हैं उस पूरे जो है ईयर के लिए, उसमें आप जो है असेसमेंट कर सकते हैं बच्चे का साइकोमोटर असेसमेंट। देन क्रिटिकल इंसिडेंट के लिए टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हैं कि क्रिटिकली सिचुएशन दे दी जाती है बच्चे को, उसमें वो कैसे परफॉर्म करता है वो देखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन के लिए असेसमेंट टूल्स बताए गए। साइकोमोटर डोमेन हमारा जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर जो भी बच्चा फिजिकली एक्टिविटीज़ करता है, स्किल्स को सीखता है, वो यहाँ पर कवर की जाएँगी। 5 तरह के स्टेजेस हैं इसमें। परसेप्शन सबसे पहले आ जाती है। परसेप्शन का मतलब हो जाता है कि एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या अवेयरनेस है और रिलेशंस कैसे जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहा है वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, वो कवर किए जाएँगे। देन नेक्स्ट है सेट। सेट का मतलब हो जाता है प्रिपरेटरी एडजस्टमेंट, कैसे जो है रेडीनेस टू एक्शन की ये स्टेज होती है, बच्चा खेलने के लिए कितना तैयार है, वो सेट की जो है कैटेगराइजेशन में आ जाएगा। देन गाइडेड रिस्पॉन्स है यहाँ पर। गाइडेड रिस्पॉन्स का मतलब हो जाता है कि इसमें डेवलपमेंटल ऑफ स्किल्स का जो है ध्यान दिया जाता है यहाँ पर। इसमें हम देखते हैं कि रेडीनेस टू प्री रिक्विजिट फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, इसमें बच्चे का रिस्पॉन्स देखा जाएगा कि कैसे वो उन बिहेवियर को जो है या टीचर के अपने गाइडेंस को जैसे अडॉप्ट कर रहा है, तो ये गाइडेड रिस्पॉन्स में आ जाता है। देन मैकेनिज्म नेक्स्ट है यहाँ पर। मैकेनिज्म का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर जो लर्नर है वो कैसे जो है रिस्पॉन्स कर रहा है इस उन सारी चीज़ों के लिए, हैबिचुअल है या नहीं, और इस लेवल पे लर्नर को देखा जाता है कि वो सर्टेन कॉन्फिडेंस अचीव कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जब बच्चे को एक फिजिकल एक्टिविटीज़ कराई जाती है तो सबसे पहले उसका परसेप्शन देखा जाएगा, देन वो उस चीज़ को खेलने के लिए तैयार है या नहीं, फिर उसके लिए क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, देन उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो रहा है या नहीं उस गेम के लिए, फिर उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस आया या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। देन कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स आता है, जिसमें अब बच्चा जो है उन सारी कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, उसमें हायर स्किल जो है अटेंशन पे करता है। तो जैसे कबड्डी के लिए या खो-खो के लिए हम ले गए स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर बच्चे जो है पहले देखेंगे कि वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं या नहीं, अब तैयार हैं या नहीं कबड्डी और खो-खो खेलने के लिए, फिर उनका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उसके बाद वो हैबिचुअल हुए या नहीं, और फिर उसके बाद वो खेलना स्टार्ट करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स में आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पूरा समझाया गया है। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।